जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का आपका टॉपिक है ब्रेक इवन प्राइसिंग, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग से रिलेटेड है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कितनी रखनी है, किस तरह से रखनी है या किन बेसिस पे रखनी है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन प्राइसिंग। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं या वो वॉल्यूम होता है जिसको सेल करके एटलीस्ट आप अपनी फिक्स कॉस्ट को पूरा करते हैं, यानी कि उस पर आपको ज़ीरो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये वो वॉल्यूम है या ये वो पॉइंट है या ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनको सेल करके आप अपने सारे खर्चे पूरे कर लेते हैं लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होता आपको। ठीक है, तो इसको आप मेजर कैसे करते हैं, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आपने कितने यूनिट सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल जी, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ब्रेक इवन वॉल्यूम या ब्रेक इवन पॉइंट। हमने सिंपली क्या करना है, हमने देखना कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है। ठीक है, हमारी जो एक तो होती है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट जो विद नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होती रहती है, जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो उतनी बढ़ती रहती है या उतनी कम होती रहती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है कि आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 100 या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, वो आपकी सेम रहती है। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने इस कॉस्ट को पूरा करना होता है। ठीक है, ज़ाहिर है ये कॉस्ट पूरी होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट पूरी होगी तब हमारी एटलीस्ट हम लॉस में नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस लॉस से निकलेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला, आप लिखते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड करते हैं प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी या आपके बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस सेट किया वो किया 20 की, हमने 1 यूनिट 20 रुपए का सेल करना ही करना है। ठीक है, अब हम ब्रेक इवन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे जी कि 20 रुपए का हम यूनिट सेल करेंगे जिसमें 10 रुपए तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी के बचेंगे 10 रुपए जिससे आप बाकी के खर्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसमें से लेस करेंगे, जो आपका डिफरेंस आएगा इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। तो बहरहाल सिंपली हम इस 20 में से, इस प्राइस में से, ये जो प्राइस है प्राइस में से 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उससे हम इस फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस आया 10 रुपए का, अब हमने कितने 10-10 रुपए इकट्ठे करने हैं कि हमारे पास ये 3 लाख का खर्चा निकल जाए पूरा फिक्स कॉस्ट का। तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, हमें पता लगेगा कि आपको 30,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक यूनिट पे 10-10 रुपए बचेंगे, तब आपके 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे जिससे आप अपनी फिक्स कॉस्ट पे कर सकते हो, आप अपना रेंट पे कर सकते हो, आप अपनी फर्दर सैलरीज पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कितने यूनिट सेल करना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं कि आपके एक बिजनेस की फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है, 1 यूनिट की जो प्राइस है वो 20 रुपये है और उसी यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल उस पर जो मटेरियल या डायरेक्ट लेबर लग रही है वो 10 रुपये की लग रही है। मुझे ये बताएं कि इस बिजनेस को ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए या ब्रेक इवन वॉल्यूम अचीव करने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ऊपर फिक्स कॉस्ट रखेंगे, नीचे रखेंगे प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे जी कम से कम 30,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इस बिजनेस को। ठीक है, तब जाके इसका खर्चा पूरा होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा यूनिट जब सेल करेगा तब कोई प्रॉफिट होना शुरू होगा, अदरवाइज कम से कम 30,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे इसको अपने खर्चे निकालने के लिए। ठीक है, तो अब ये कहते हैं ये आपका ब्रेक इवन वॉल्यूम है। अच्छा अच्छा, एक तो ये है कि ब्रेक इवन वॉल्यूम ये आप अपनी फिक्स कॉस्ट की बेस पे भी मेजर कर सकते हैं कि आपको कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे कि आपकी कम से कम आपके फिक्स कॉस्ट खर्चे पूरे हो जाएं। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, ये आप फिक्स कॉस्ट पूरी करने के लिए भी निकाल सकते हैं, एक ख़ास मार्जिन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी कि फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कि आपने फिक्स कॉस्ट भी पूरी करनी है प्लस एक टारगेट प्रॉफिट भी से निकालना है। अब बताएं कि कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, आप क्या क्या लिखेंगे, डिवाइड आपने वैसे ही करना है इसको, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आपने सिंपली क्या किया, प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। आपने प्राइस को माइनस वेरिएबल कॉस्ट से लेस किया, देन आपने डिवाइड कर देना। आपने कहा जी 3 लाख रुपए तो मैंने
फिक्स कॉस्ट है मेरे बिजनेस की, ठीक है, माइनस आप इसमें से क्या करेंगे, आपने कहा जी यार सॉरी, इसमें आप एड अप करेंगे, आपने कहा 3 लाख रुपए मैंने अपने फिक्स कॉस्ट के पूरे करने हैं, ठीक है, लेकिन प्लस मैंने 2 लाख का प्रॉफिट भी अर्न करना है। अब बताएं कि कितने यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे। आप सिंपली इसको क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे। आपने अब कहना जी कि हमने जो खर्चा पूरा करना है, जो हमने पैसे पूरे करने हैं, हमने कितने करने हैं, अब हमने 5 लाख रुपए निकालने हैं, 3 और 2 5। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, प्राइस जो कि आपकी 20 रुपये ही है, 20 - 10 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको पता लगा कि 5 लाख रुपए आपने पूरे करने हैं, जिसमें आपकी 3 लाख रुपए सिर्फ खर्चे के हैं, 2 लाख आप इसमें से कमाना भी चाह रहे हैं। अब आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि आप ये 5 लाख रुपए पूरे कर सकें, 3 लाख खर्चे के, 2 लाख प्रॉफिट के, 20 में से 10 माइनस के 10 आ गया, डिवाइड किया तो आपको पता लगा कि आपको 50,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। 50,000 यूनिट्स आपको सेल करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी करेंगे जो कि 3 लाख है, प्लस 2 लाख का प्रॉफिट भी अर्न कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी ब्रेक इवन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट पूरी करने के लिए, या एक टारगेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया आपका ब्रेक इवन वॉल्यूम, आपने निकालना सीख लिया, इसका क्या मकसद है ये भी हमने देख लिया। देन हम देखते हैं जी कि अब हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट प्राइसेस सेट करें, हम कहते हैं यार हम कितनी प्राइस सेट करें कि हमें अपने एक यूनिट की प्राइस 14 सेट करनी है, 16, 18, 20 या 22, क्या प्राइस सेट करनी है। अब हम देखते हैं कि इस प्राइस की बेसिस पे, डिफरेंट प्राइसेस की बेस पे हमें कितना प्रॉफिट या कितनी कॉस्ट हमें लगती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझें कि आपको हमने किया क्या था, हमने प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की थी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10, प्राइस आपकी 20 है। अब एक यूनिट बेचने से आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं। अब यही अगर आप 14 प्राइस रखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो 10 ही है, तो आपको एक यूनिट सेल करने से सिर्फ 4 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे। कितने पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे, आपको एक यूनिट सेल करने से 4 एक्स्ट्रा बचेंगे। अब आपका टोटल खर्चा जो है, फिक्स एक्सपेंस है, वो 3 लाख है। अब सिंपल सी बात है, 3 लाख रुपए अगर आपने पूरे करने हैं तो आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, एक यूनिट से आपको सिर्फ 4 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, आपको पता लगेगा जी कि 75,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब आप ब्रेक इवन वॉल्यूम अचीव करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं यार चले मैं देखता हूँ अगर मैं 16 प्राइस रखूँ तब मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। पता लगा जी एक यूनिट सेल करने से आपको बच रहे हैं जी 6 रुपीज़, ठीक है। अब आप सिंपली 3 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे, अब आपको पता लगेगा 50,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। इसी तरह 18 पे 37,000 सेल करने पड़ेंगे, 20 पे आपको 30 करने पड़ेंगे, 22 पे आपको 25,000 करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात हो रहा है, जैसे जैसे ये प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। देखिए ना, अगर प्राइस 14 है तो हो सकता है मार्केट में उसकी डिमांड और लोग 71,000 लोग उसकी डिमांड करें, ठीक है। जैसे ही आप 14 से प्राइस 16 करेंगे तो वो डिमांड 71,000 से कम हो जाएगी 67 पे, इसी तरह फिर 60 पे, 42 पे और 23 पे। अब आपने करना क्या, आपने बेसिकली इनको कंपेयर करना है कि मैं क्या कौन सी प्राइस रखूं जिस पे आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड भी ज़्यादा हो, ठीक है, और मुझे एट द एंड प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए इससे, ठीक है। अब देखें, अगर आप 16 प्राइस रखते हैं, सॉरी 14 प्राइस रखते हैं तो आपको 75,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 71,000 की डिमांड है। इससे होगा क्या, 71,000 यूनिट सेल करेंगे आप, 14 के हिसाब से आपका टोटल रेवेन्यू बनेगा 9,94,000, टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी इतनी 10,10,000। अभी इस सिचुएशन में आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि यार 14 हम नहीं रखेंगे प्राइस, हमने 14 प्राइस नहीं रखनी है, ठीक है, 16 रख कर देखते हैं। 16 पे आपको कम से कम 50,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। मार्केट में डिमांड 67,000 की, यानी कि अगर आप 16 प्राइस भी रखते हैं तब भी 67,000 लोग उसकी डिमांड करते हैं। आप कहते हैं यार चलें इस पर देखते हैं, 67,000 के हिसाब से आपका रेवेन्यू मिलेगा आपको 10,72,000 का, ठीक है। कॉस्ट आपकी लग रही है 9,70,000 की, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है जी, प्रॉफिट आपको 1,02,000 पे आपको इसका प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप इस पे,
ठीक है जी। इसी तरह 18 पे, 20 पे, 22 पे हर एक पे आप करके देखेंगे, डिमांड के हिसाब से पता लगेगा जी 1,80,000, 1,20,000, फिर -24,000। आपने वो प्राइस सेट करनी होती है जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला 180,000, किस प्राइस पे? ये आपको मिलता है जी 18 प्राइस पे। कि अगर आप 18 प्राइस सेट करते हैं तो आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। इस तरह हम डिफरेंट प्राइसेस को सोचकर डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से अपना प्रॉफिट एडजस्ट करते हैं। तो जिस पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है हम वो वाली प्राइस अपनी सेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देन है जी कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जब भी हम मार्केट में प्राइस एडजस्ट करने जा रहे थे तो हमें वहाँ के कंपटीशन को देखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि आपका पहली चीज़ क्या है कि आपका जो कंपेटिटर है और आपकी प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। आपका कंपेटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है और आप उसकी क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि यार कंपेटिटर जो है कंपटीशन वीक है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि कंपेटिटर जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रोडक्ट भी अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप मार्केट से थोड़ा सा भी कम रेट रखते हैं तो आपको क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएंगी। एक सिचुएशन तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बायर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सेलर भी हैं। अब क्या होगा, अब आप अगर प्राइस जो है ऑलरेडी लो पे ही होगी, क्यों? जब ज़्यादा सारे सेलर होंगे तो सारे को कंपटीशन होगा और सारे कम प्राइस पे ही ऑलरेडी अपनी चीज़ बेच रहे होंगे। अब इस सिचुएशन में आप अपनी प्राइस मज़ीद कम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप एंटर होते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको या तो इससे कम प्राइस रखनी है, जो कि आप नहीं रख सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ऑप्शन यह है कि आप अपनी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा दें, कस्टमर की नज़र में अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा दें। उससे क्या होगा, अब कस्टमर उसी प्राइस पे आपकी वैल्यू परचेज करने लग जाएगा, आपकी प्रोडक्ट परचेज करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन को, मार्केट कंपटीशन को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है अपनी प्राइस सेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ फर्दर फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किस मार्केट में इन होना चाह रहे हैं, कौन से लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस सेट होती है। देन आप अपनी प्रोडक्ट की कौन सी पोजीशन करना चाह रहे हैं लोगों की नज़र में। लेट्स से आप लोगों की नज़र में अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं कि यार ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप उसके हिसाब से प्राइस सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर इसको, आपके प्रोडक्ट को ऑन एवरेज रखे कि यार जैसे बाकी प्रोडक्ट्स हैं वैसे ये प्रोडक्ट है, इस पोजीशन के लिए आपको एक डिफरेंट प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग करनी है कस्टमर के माइंड में, उसकी बेस पे भी आपकी प्राइस सेट होती है। देन आप मार्केटिंग मिक्स किस तरह का दे रहे हैं, कौन सी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कितने वेरिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी मोबाइल दे रही है तो वो कितने नंबर ऑफ वेरिएंट्स दे रही है, डिफरेंट प्राइस रेंज में कितने वेरिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, तो इस पे भी आपकी प्राइस एडजस्ट हो रही होती है। देन इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरह से करनी है, उसकी प्रमोशन किस तरह से करनी है, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। ठीक है जी। देन एक चीज़ होती है कि टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है कि अब आप एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने 20 रुपीज़ का यूनिट सेल करना ही करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 20 रुपीज़ प्राइस सेट कर ली, इसके बाद आप अपनी कॉस्ट सेट करेंगे। अब आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप कहेंगे कि यार मैंने लाजमी 20 से कम में ही प्रोडक्ट बनानी है, तभी मैं 20 की सेल कर सकता हूँ। इसे हम कहते हैं कि ये आपकी टारगेट कॉस्टिंग है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा दोबारा पेज आ गया। इसके बाद कुछ फर्दर कंसिडरेशंस होती हैं कि प्राइस सेट करने में, कि प्राइस सेट किसने करनी है। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है, जो ऑनर्स होते हैं वो खुद ही प्राइस सेट करते हैं कि हमने ये प्राइस रखनी है। जो बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है, उनमें ख़ास एक डिपार्टमेंट होता है या प्रोडक्ट लाइन के लोग होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट की या इस कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, जबकि छोटे बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ऑनर खुद से ही सिलेक्ट करता है कि मैंने इसकी क्या प्राइस रखनी है। ठीक है, इस तरह फर्दर प्राइसिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं कुछ कंपनीज में। देन
देन है जी आपका मार्केट एंड डिमांड, कि डिमांड जो है वो मार्केट की बेस पे होती है, ठीक है। आपने जब प्राइस सेट करनी है तो आपको को पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट में आप इन होना चाह रहे हैं और वहाँ पर किस तरह की डिमांड होती है आपके प्रोडक्ट की। तो अब आपके मार्केट कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है प्योर कंपटीशन, ऐसी मार्केट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेलर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी का प्राइसेस पे इतना जोर नहीं होता, कोई अपनी मर्जी से प्राइस एडजस्ट नहीं कर सकता, बल्कि डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे आपकी प्राइसेस सेट होती हैं, ठीक है जी। ये कैसी प्रोडक्ट सेल करते हैं? फॉर एग्जांपल गंदम है, चावल है, दालें हैं। इसमें क्या होता है, हर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से प्राइस को अप नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो होता है प्योर कंपटीशन। इस अगर आप प्योर कंपटीशन वाली मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से ही प्राइस रखनी पड़ेगी, ना ज़्यादा रख सकते हैं, फिर कम रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देन एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है, बायर्स भी ज़्यादा सारे होते हैं लेकिन सेलर्स भी ज़्यादा सारे होते हैं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें आपकी प्रोडक्ट सेम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गंदम बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, तो सबके पास गंदम होती है, सबके पास चावल एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस को अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेलर यहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन हर सेलर के पास अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, सेल सब लोग मोबाइल ही कर रहे हैं लेकिन हर एक के पास डिफरेंट मोबाइल है, अपनी क्वालिटी, अपने उसके फीचर्स हैं, तो ये अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक, ठीक है। देन एक होता है ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है, मार्केट कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेलर्स हु आर हाईली सेंसिटिव टू ईच अदर। बहुत थोड़े से सेलर्स होते हैं, सेलर्स बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमें चार लोगों से मिल रही है, सिर्फ चार लोग ही पूरे सरगोदा में या पाकिस्तान में या मंडी में या किसी भी शहर में सेल कर रहे हैं, लाहौर में या फैसलाबाद में सेल कर रहे हैं। अब देखें, वो उनकी प्राइसेस हाईली सेंसिटिव होंगी, यानी कि अगर एक बंदा प्राइस कम कर देगा तो सारे लोग उसी से परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है। या अगर एक बंदा प्राइसेस ज़्यादा कर देगा तो सारे लोग उससे परचेज करना एटलीस्ट छोड़ देंगे। इसमें कहते हैं कि ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो इस सिचुएशन में अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपने कंपटीटर्स की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना पड़ता है कि वो अपनी प्राइसेस किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन एक लास्ट पे क्या होता है जी, प्योर मोनोपोली, जिसमें आप एक ही सेलर होता है, ठीक है, एक ही बंदे के पास सब कुछ होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप, अगर आपके पास प्योर मोनोपोली यानी कि एक प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप अपनी मर्जी से प्राइस ले सकते हैं। आप 100 रुपये रखेंगे तब भी लोगों ने आपसे लेनी है, आप 200 रखेंगे तब भी लोगों ने आपसे ही लेनी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन एनालाइजिंग प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। इस पे डिमांड कर्व देखेंगे। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में या मैक्रो में भी। डिमांड कर्व क्या होता है, बेसिकली a curve that shows the number of units the market will buy in a given time period at different prices. डिमांड कर्व बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी क्वांटिटी का रिलेशन शो करता है कि कितनी प्राइस होगी तो कितनी डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट से क्रिएट होगी। कि आप कितनी प्राइस रखेंगे तो मार्केट से वो प्रोडक्ट कितनी डिमांड क्रिएट करेगी या मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट करेगी। तो इसमें इसी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यही चीज़ आती है कि अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, कि कितनी प्राइस चेंज होगी तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो चेंज होंगे आपके, ठीक है। अच्छा जी, देन हम इस फिगर में देखते हैं जी। ये फिगर दी गई है जिसमें डिफरेंट, लेट्स से प्राइस अगर P1 से P2 पे जा रही है, हम कहते हैं P1 है 5 रुपये, P1 है 6 रुपये, ठीक है। प्राइस P1 से P2 पे जा रही है, 5 से 6 रुपये पे जा रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जा रही है 100 से 110 पे, ठीक है। हम कहते हैं पहले 100 थी, अब चलेगी 110 रुपये, यानी कि 1 रुपये प्राइस चेंज होने से 10 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। या अगर 6 से वापस 5 पे आती है, 6 से वापस 5 पे आती है तो क्या होगा,
क्वांटिटी वापस क्या होगी, क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो अब Q2 से Q1 पे जाएगी एट प्राइस P1, क्वांटिटी होगी Q1, प्राइस P2, क्वांटिटी Q2, यानी कि प्राइस जब 5 से 6 पे जाएगी तो आपकी क्वांटिटी जो है Q2 पे आ जाएगी, Q1 से Q2 पे आ जाएगी। ठीक है, यही सिचुएशन ये एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी और इसमें चेंज है प्राइस और क्वांटिटी में। एक और मिलेट से एक और प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस चेंज हो रही है P1 से P2 पे, 5 से 6 पे जा रही है, लेकिन क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है ये देखें। प्राइस P1 से P2 पे गई, क्वांटिटी Q1 से Q2 पे, देखें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है ये। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि एक प्रोडक्ट ऐसी थी, ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें डिमांड जो है वो इनइलास्टिक डिमांड है, यानी कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आ रही या माइनर चेंजेस आ रही हैं लेकिन यही एक और प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस में भी अगर इतना ही चेंज आता है, फॉर एग्जांपल 1 रुपए का चेंज आता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा कम होती है, देखिए यहाँ से शिफ्ट हो गई क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगी, इसकी इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा, इसमें खिंचाव ज़्यादा, इसमें चेंज ज़्यादा, इसमें आप थोड़ी सी प्राइस चेंज करेंगे क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी इसे एक और सेंस में भी देख सकते हैं कि अगर प्राइस जो है, लेट्स से प्राइस थी पहले 6 रुपये, अब हमने प्राइस कर दी 5 रुपये, तो क्वांटिटी यहाँ से एकदम शूट करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो ये होती है आपकी इलास्टिक डिमांड। ये इनइलास्टिक डिमांड, ये इलास्टिक डिमांड, ये दोनों के अपोजिट, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ठीक है ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ फर्दर फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन फोकस रखने पड़ते हैं या उन पे नज़र रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप जो प्राइस सेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट हो सकता है मार्केट में किसी और ने सेल करनी हो, आप फैक्ट्री में कारखाने में बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आते हैं डिफरेंट रीसेलर से थ्रू। अब आपने ये भी नज़र में रखना है कि जो प्राइस आप सेट कर रहे हैं वो रीसेलर्स उस पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं मार्केट में एक चीज़ बना के बेचता हूँ दुकानदारों को, दुकानदार वो प्रोडक्ट आगे बेचते हैं, अगर तो वो प्रोडक्ट मार्केट में 15 रुपए की बिक जाती है और मैं दुकानदार को 10 या 11 में बेचता हूँ, तब तो दुकानदार को इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, वो कहेगा जी ठीक है हम बेच लेंगे। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ही 14 रुपए की मार्केट में दे रहा हूँ, तो वो कहेंगे यार हम सिर्फ 1 रुपए के पीछे इतना जो है रिस्क लें, आपकी प्रोडक्ट लेके आए, शॉप में रखें, इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ 1 रुपए कमाएं। तो जब भी आप प्राइस सेट करते हैं तो आप अपने रीसेलर को लाजमी नज़र में रखते हो कि रीसेलर जो है वो एक फेयर प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है इस पे या नहीं कर पा रहा। आपकी प्राइस से रीसेलर जब वो इनकरेज हो रहा है, वो क्या वो चाहता है कि आपके प्रोडक्ट सेल करे, या वो चाहता है कि यार छोड़ें इसकी प्रोडक्ट, किसी और की प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, इसमें तो मार्जिन ही नहीं है ठीक है, और वो उसको इजीली सेल करके अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके। देन गवर्नमेंट को नज़र में रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह की प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हों या ज़्यादा हों। देन सोशल कंसर्न, आप सोसाइटी पे भी नज़र रखते हैं कि सोसाइटी जिसको आप ऑफर कर रहे हैं, सोसाइटी इसको बियर कर सकती है प्राइस को, आपकी प्रोडक्ट को या आपकी प्राइस को बियर कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है जी तो ये था जी आपका चैप्टर। अभी आपको इसमें कोई भी चीज़ पूछनी हो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।